नमस्कार, आदाब। मैं हूं अंजलि अदा। वेलकम डॉक्टर आशीष कौल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी अंजलि। थैंक यू। डॉक्टर आशीष कौल एक ऑथर हैं, रिसर्चर हैं और एक बिजनेस लीडर हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है और आपसे जानेंगे कि आप तो ऑथर हैं और आपने खास तौर पर कश्मीर के रानियों के ऊपर काफ़ी किताबें लिखी हैं, जिनमें से पूरा रिसर्च करके आपने लिखी है कि कश्मीर में वुमेन रूलर्स यानी कि नारी शक्ति, ये कैसे आया आपके माइंड में और आपने इस सफ़र की शुरुआत कैसे की? इस सफ़र की शुरुआत तो बचपन से ही हुई थी। जिस फैमिली से आता हूँ, जिस परिवार से आता हूँ, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स बहुत थे। और जब बड़ा हुआ, काम करने लगा और इवेंचुअली टुवर्ड्स अ सर्टेन स्टेज इन माय लाइफ व्हेन आई रियलाइज दैट कश्मीर को लेकर के गोल पोस्ट चेंज हो गया है। आज कश्मीर को जब हम देखते हैं, हम सिर्फ खून खराबा, टेररिज्म या नेगेटिव बातें करते हैं, लेकिन कश्मीर का सच वो नहीं है। कश्मीर दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है गवर्नेंस को लेकर के, जेंडर को लेकर के और विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के। और दुनिया वो दौर भूल चुकी है कि जब दुनिया का ये हिस्सा सबसे प्रॉस्परस था, जैसे हम हिंदुस्तान को कहते थे सोने की चिड़िया। जी। हम सोने की चिड़िया तो याद रखे हुए हैं, लेकिन उसका कारण क्या था वो भूल गए हैं। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बना, विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है, या दुनिया में एक इनविजिबल लीडर की तरह हमेशा से रहा है। और उसमें महिलाओं का, केवल महिलाओं का हाथ रोल रहा उसमें। जी, टोटल महिलाओं का योग रहा। और इसके अलावा जो लोग नहीं जानते आज के दौर में कि जिन आयाम पे, जिन फंडामेंटल्स पे दुनिया चलती है आज, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, टैक्सेशन हो, कॉम्बैट हो, वॉरफेयर हो, ये सारे मिला के, या सोशल स्ट्रक्चर जो होता है, all these contributions were given by the women of Kashmir, not by men. और वो चैप्टर जो इतिहास का है, जो सारी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता था, वो चैप्टर ही हमारी हिस्ट्री में से मिटा दिए गए। कोई नहीं जानता इसके बारे में। जानता है, जैसे हम रानी यशोमती की बात करते हैं, रानी दिदा की बात करते हैं, कोटा रानी की बात करते हैं, बहुत कम लोग इनके बारे में, बहुत कम चीज़ें, जैसे आपने कहा कि मतलब वॉरफेयर के वो टेक्निक्स या फाइनेंशियली जो भी मतलब पॉलिसीज़ रही हैं, तो यहाँ से हम ललेश्वरी की बात भी करते हैं, शेवाइट रही हैं, तो कश्मीर में तो औरतों का तो कितना ही कंट्रीब्यूशन है, तो उसको सामने नहीं आने दिया। और आपने इन किताबों की शुरुआत कैसे की? जो आपने 13 रानियां कश्मीर की निकाली, उनके बारे में पहले बताइए। जी, वो एक 6-7 साल का एक रिसर्च प्रोजेक्ट था अक्रॉस सेंट्रल एशिया। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज उसमें ये था कि बिकॉज ऑफ वेरियस रिजीम्स दैट रूल्ड सेंट्रल एशिया, और जब हिंदुस्तान पे कई सारे रूल्स हुए, रिजीम्स हुए, उनमें क्या हुआ कि सबसे पहली कैजुअलिटी जो थी वो महिलाएं थी, और महिलाओं का कंट्रीब्यूशन था। जो डिफरेंट रिजीम्स आए उसमें महिलाओं की कोई जगह नहीं थी, तो उन्होंने धीरे धीरे महिलाओं को इतिहास से मिटा दिया और एक नया इतिहास लिखा गया। जी, नाम तक मिटा दिए गए, उनके ट्रेसेस तक मिटा दिए गए। जो सबसे ज्यादा डेंजरस चीज थी वो ये, और किसी भी समाज के साथ में या इतिहास के साथ में सबसे बड़ा अन्याय तब होता है जब फैक्ट फिक्शन बन जाता है। और कश्मीर के इतिहास के साथ भी यही हुआ कि वहाँ की जो बाद की भी सरकारें रहीं, उन्होंने उस इतिहास को न तो कभी एक्सप्लोर किया, ना उसको वैलिडेट किया, ना कोई ऐसी पहल की। तो रहने की प्रिजर्वेशन का तो सवाल ही नहीं था। उन्होंने भी इस थॉट को एंडोर्स किया कि ये कहीं सुनी कहानियां हैं, ये सच नहीं है, ये कहीं सुनी कहानियां, ये फोक टेल्स है। दैट इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट। और मुझे ऐसा लगता था कि जो जिस हालत में कश्मीर आज है, कश्मीर को एक नया गोल पोस्ट चाहिए। वो गोल पोस्ट जो हम आज फिक्सेशन हमारा है, टेररिज्म, खून खराबा, ये सारी चीजें, वो इसलिए भी है क्योंकि वहां के लोगों के पास में उनके पास्ट को लेकर के कोई ग्लोरी नहीं है। आप किसको कहाँ लेके जाएंगे? आप जब तक गोल पोस्ट शिफ्ट करने की बात करते हैं, नया गोल पोस्ट तो चाहिए। तो मुझे लगता है जो कश्मीर का इतिहास रहा है वो यूनिवर्सल रहा है। कश्मीर ने सारी दुनिया को वो फंडामेंटल्स दिए हैं जिनकी वजह से आज दुनिया चलती है। दुनिया में आज एक भी ऐसा फंडामेंटल नहीं है जिसमें कश्मीरी महिलाओं का योगदान नहीं हो। This whole world works because of the women of Kashmir. Imagine that goalpost being discussed
and giving a new ray of hope for Kashmiris to move ahead in life. But today those goalposts don't exist. इसके लिए भी मुझे लगा कि स्त्री देश पे काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और करीब 6-7 साल का प्रोजेक्ट था जिसमें तो बात करेंगे इन 13 रानियों पर। इन 13 रानियों पर थोड़ा थोड़ा बताइए, इनकी स्टोरीज के बारे में बताइए। मैं इसको अगर इस तरीके में कहूँ कि आप जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, अगर आप स्त्री देश या कश्मीर की जो महिलाएं रही हैं, जो इट्स ए हिस्ट्री अबाउट 10,000 years एंडिंग अप टू लेट्स से 9th or 10th century एट द मोस्ट, तो आपको ये लगेगा कि दुनिया में आज जो भी कुछ है वो सिर्फ कश्मीरी महिलाओं की देन है। जो भी आपने हिस्ट्री बुक्स में आज तक पढ़ा वो इनकरेक्ट है। जैसे हमको हमेशा ये बताया गया कि दुनिया का पहला बैंक या बैंकिंग की शुरुआत वेस्ट से हुई, करेक्ट जी। मैं भी एक दुनिया के सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली को रिप्रेजेंट करता था। उनका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बैंक जो यहाँ से है, मैं उसकी लॉन्च टीम में था। मैंने भी हमेशा इसी बात को एंडोर्स किया। स्त्री देश से उल्टा मुझे ये समझ में आया कि मैं कितना गलत था। दुनिया का पहला बैंक एक कश्मीरी महिला की देन थी, आज से करीब 3,500 साल पहले, जब दुनिया को कपड़े पहनना भी नहीं आता था। आज हम जिस दौर में रहते हैं, टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स, इनके जो पहले ब्रीफ्स थे वो कश्मीर की महिलाओं ने लिखे गए थे। दुनिया का पहला हिस्टोरिकली पहला आधिकारिक एम्बेसडर, अ पॉलिटिकल एम्बेसडर, दैट वाज अ पोजीशन दैट वाज क्रिएटेड इन कश्मीर, नॉट एनीवेयर एल्स। एंड देयर इज डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ कि वो एक महिला ने कैसे कितनी लड़ाइयां रोकी और एक पीसफुल दौर लाया सिर्फ अपनी डिप्लोमेसी की वजह से। आज हम जिस दौर में रहते हैं उसमें वॉरफेयर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ बहुत बड़ा अभी वॉर देखो चल वॉर रहा था। हम देख ही रहे हैं। अब हम उड़ी भी देखा, हमने बालाकोट देखा, सर्जिकल स्ट्राइक्स देखते हैं। इस नैरेटिव में महिलाएं कहीं पर भी नहीं है। पर क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला आधिकारिक फौजी दस्ता, वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोफेशनल आर्मी, हैड नथिंग टू डू विद मेन, इट वाज क्रिएशन ऑफ अ वुमन ऑफ कश्मीर। दुनिया का सबसे पहला कमांडो दस्ता, स्पेशल ऑपरेशंस करने वाला, ट्रेन्ड कमांडोज, इट वाज क्रिएशन ऑफ अ वुमन ऑफ कश्मीर, जो दिदा की क्रिएशन जी दिदा दुनिया की, आज दुनिया तो हम बात करेंगे कि दिदा के नाम से अभी तक कॉइन्स भी हैं। जी। आज भी अगर आप देखें, वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। जिसके पास में इंफॉर्मेशन होती है वही जीतता है। दैट इज द वर्ल्ड दैट वी लिव इन। बिल्कुल प्रैक्टिकल वी लिव इन द एज ऑफ रॉ, ISI, एटसेट्रा। क्या इसमें महिलाओं का कहीं रोल आता है? नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला आधिकारिक काउंटर इंटेलिजेंस मैकेनिज्म was established by a woman of Kashmir. Men had no role to play in that. ऐसी कई सारी दुनिया की सबसे डेडली वॉर स्ट्रैटेजी जो हमने देखी, वियतनाम में देखी, रशिया में देखी, सीरिया में देखी, कश्मीर में भी उसकी झलक देखने को मिलती है। छत्रपति महाराज शिवाजी ने उसका बहुत इस्तेमाल किया। गुरिल्ला वॉरफेयर। So can you imagine guerrilla warfare, world's deadliest war strategy, had nothing to do with men. It was creation of a woman of Kashmir, रानी दिदा। अच्छा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मेरे ख्याल से probably I am from the age where I've seen the importance of ration shops in the country. मेरे पिताजी मुझे हाथ पकड़ के, हम लोग बचपन में जाया करते थे, राशन की दुकान से सामान खरीदते थे। दुनिया का सबसे बड़ा आधिकारिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अनडिवाइडेड इंडिया में था, अभी भी इंडिया में ही है। और ऐसा हमको हिस्ट्री बताती है कि ये अंग्रेजों की वजह से था। कहते थे कि सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर एंड देयरफॉर द नीड टू फीड द आर्मीज, बट दैट वाज ऑल रॉन्ग। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द फर्स्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज क्रिएशन ऑफ अ क्वीन ऑफ कश्मीर, नोबडी एल्स। सो इवन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, हम उन रानियों के नाम भी जानेंगे। जी, वो मैं ये भी चाहूंगा कि लोग इस पे खुद से भी काम करें। क्या होता है कि जब हम यहीं से फीड करते हैं तो लोग, पीपल जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड, बट देयर आर दीज 13 इनक्रेडिबल विमेन जो आज भी हम दुनिया में जो करते हैं, हम जीते हैं डे टू डे में, उसमें कश्मीरी महिलाओं का योगदान। सारी प्लानिंग होती थी। आप देखिए कि जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, आज हमारा पार्लियामेंट चलता है, एक काबीना होता है, कैबिनेट है, बैंकिंग है, बोला आपने, टैक्सेशन बोला आपने, वॉरफेयर की प्लानिंग बोला, सब कम्युनिकेशन बोला, कितनी चीजें, तो मतलब जो ट्रेड रूट्स डेवलप हुए
वो ट्रेड रूट्स किसकी देन थी? जी आपको जान के हैरत होगी कि कश्मीर और बहुत कम फौज के साथ। जी, और कश्मीर में आप जानती हैं कि द ग्रेटेस्ट मिलिट्री कमांडर्स इन द वर्ल्ड come from only one geographical region, that is Kashmir, and all those great military commanders are women, not men. और ये आपको कश्मीर के इतिहास से पता चलता है। विमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं ना, हमने विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे अनफॉर्चुनेटली एक बेचारगी का बाजार जिसको कहते हैं कि महिलाओं के लिए हमने एक जू बना दिया है, उसके जू के प्रोटेक्टर्स मेन हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमने महिलाओं के लिए क्या कहा कि आपके लिए एक सेपरेट लाइन हो गई, बस में एक वो सीट के ऊपर लिख दिया जाता है, लेकिन उस सीट पे भी मर्द ही बैठा रहता है, उसके लिए भी लड़ाई अलग होती है कि आप पहली सीट पे बैठे। खैर वो बात छोड़ दें हम। आपको पता है कि कश्मीर का इतिहास था कि जहां पे आम घरों की लड़कियां फौज में सोल्जर्स बन के एनलिस्ट होती थी। दुनिया में ऐसी मिसाल कहीं पर भी नहीं है। और अपनी मेहनत से वो अपने रैंक्स बनाती थी। और ऐसी कई महिलाएं हैं कश्मीर की फौजों में रही जिन्होंने फौजी बन के ज्वाइन किया और वो कमांडर और कमांडर इन चीफ्स बनी, जिन्होंने वो लड़ाइयां जीती जहां राजा लड़ाई छोड़ के मैदान छोड़ के भाग चुका था। अशोका के साथ में इतनी बड़ी बड़ी फौजों के साथ में कश्मीरी महिलाओं ने लड़ाइयां की है जिनको इतिहास भुला चुका है। तो इन 13 रानियों के बारे में बताइए कि आपकी फेवरेट कौन है, और इनके पहले तो नाम बताइए और इनकी स्टोरीज बताइए। जी, उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है कि आपको और सारे दर्शकों को जानना बड़ा जरूरी है कि कश्मीर में अगर एक पिता का एक बेटा होता, वो शायद उसको फौजी बनाता या उसको फौजी ट्रेनिंग देता या लेट्स से आज के ज़माने में मार्शल आर्ट्स या कॉम्बैट सिखाता या नहीं सिखाता। लेकिन कश्मीर के पिता वो पिता थे, अगर उनकी बेटी थी मोस्ट प्रोबेबली उनकी परवरिश मैदान जंग में हुई। दुनिया में ऐसी मिसाल कहीं पर भी नहीं है कि अगर एक फौजी बाप है, उसकी अगर बेटी है, उसकी परवरिश मैदान जंग में हुई। चुद्धा और सिल्हा, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम कश्मीर के इतिहास के उन महिलाओं के हैं जिन्होंने एक नॉर्मल फौजी बन के फौज ज्वाइन की। और वो अलग अलग 200 साल के इतिहास के बीच में, 200 सालों के पीरियड के बीच में ये कश्मीर के कमांडर इन चीफ रहे। आज हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में और ये और वो, कहाँ है जो इतिहास कंट्रीब्यूशन है, जो एग्जाम्पल्स कश्मीर ने रखी। आपको पता है कश्मीर का ताज और तख्त एक वक्त गिरवी रखा गया था बनारस में। जी। और उसको बाहर निकाला एक महिला ने। उसने फर्स्ट टाइम टैक्सेशन रिफॉर्म्स हमको समझ में आते हैं। जो पहला काबीना बना कश्मीर में, उसमें 14 सेक्टोरियल एक्सपर्ट्स थे, जैसे आज कैबिनेट होता है। उस कैबिनेट की हेड महिला होती थी जो वहां की रानी थी। अब आप देखिए, ये वो लोग नहीं थे जो ऐसे ही रैंडमली चूज होके आए थे। अब जैसे सपोज ट्रेनिंग पूरा सब नहीं, वो भी नहीं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन था जो शायद दुनिया को सीखना चाहिए कश्मीर की महिलाओं से। अगर कोई सपोज एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, उस एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अपनी जगह वहां पे सुनिश्चित की इलेक्शन लड़के जिसमें सेक्टोरियल एक्सपर्ट्स होते थे। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से भी लड़के आया है। अगर वो एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट है तो उसने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के बीच में अपनी जगह बनाई है, तब वो उस काबिनेट में आया था। ये पूरी काबिलियत के साथ, ऐसे नहीं। उस कैबिनेट में जो डिसीजंस लिए जाते थे वो रानी वैलिडेट करती थी और राजा के पास सिर्फ एक नॉमिनल पावर होता था। सेम जैसे आज है। आज हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो पहले इम्पोर्टेंट है, हाँ। पर वो डेजोर है, उनके पास में एक कस्टमरी, एक कॉस्मेटिक पावर है। मेन पावर इज विद द कैबिनेट, with the prime minister, which in Kashmir was the queen of Kashmir. So कश्मीर के इतिहास से हमें ये भी पता चलता है कि कश्मीर की महिलाएं कभी भी आम कैंडीज नहीं रही दरबार की। ये कश्मीर का ही इतिहास बताता है कि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से महिलाओं के पास में रही। और अगर आप वो टाइम पीरियड देखें, दुनिया में अगर भारत की एक मिसाल थी कि दुनिया would always look up to the undivided India. There was a reason, because if there was glory, if there was wisdom, if there was anything which is great, it was in India.
So everybody world would look up to India. But people remember that today, but people have forgotten why it was so, and it was because of the women of this country, and more so the women of Kashmir. I think that part has entirely been missed. आपके इस जज्बे की मैं बात करूंगी कि मेरे अंदर भी वो जज्बा है अब तक, जो कि हम अपनी कश्मीर की बेटियों को देते आए हैं, कि रानी दिद्दा की जब हम बात करते हैं, वहाँ पर हर मतलब घर में एक बेटी हुआ करती थी, पैदा होती थी, और हम फ़र्क तो जानते नहीं है, वहाँ करते नहीं है, लेकिन वहाँ की बेटी को आज तक ही हम नाम से नहीं बुलाते हैं, दिद्दा करके ही बुलाते हैं. So actually this is the genesis कि हम दादी को दादी क्यों बुलाते हैं, दीदी को दीदी क्यों बुलाते हैं. सो दिस लेडी इज द जेनेसिस ऑफ हर बेटी को दिद्दा ही बुलाते थे. जो खास जो बड़ी होती थी उसको दिद्दा ही बुलाते थे. इट मींस अ वुमन विद अथॉरिटी. इट्स लाइक रानी दिद्दा का ही वो खिताब देते थे. इसका मतलब होता है एक पर्यायवाची. अगर मैं इसका एक एग्जांपल अगर मैं इसका दूं तो हनुमान, जिसको अपनी पावर के बारे में पता हो और उस पावर को कंट्रोल करना जानता हो. आप देखिए कश्मीर की महिलाओं की एक बड़ी खासियत है, दे आर नॉट लाउड. If you see, there are women who are very, very loud, you know, they make a statement. If you see the women of Kashmir, they're highly sophisticated. They are very, very strong. And once they take a decision, you can't budge. They won't budge. So that is the natural strength of character that is carried by the women of Kashmir. So, दिदा की जैसे कहानी, आप सोचिए कि आपकी फेवरेट कौन है? ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि I today feel the father to 13 women. कि जिनके बारे में किसी को नहीं पता था. मुझे आज लगता है कि मैं 13 बेटियों का बाप हूँ. मेरी एक अलग से मेरी बेटी भी है जो मेरे लिए वही सबसे खास रहेगी हमेशा. बट ये ऐसी, इसमें से कोई भी एक महिला नहीं है कि आप जिसको कह सकते हो कि नहीं इसने कुछ कम किया. मैं आपको दिदा की अगर एग्जाम्पल दूं, दुनिया में आज हम उस दौर में रह रहे हैं जहां सुपर हीरोज होते हैं. DC कॉमिक्स का दौर है, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, आयरन मैन, इनका दौर है. महिलाएं कहाँ है? वो दुनिया की आधी आबादी अगर महिलाएं हैं तो क्या हम ये कहते हैं कि महिलाओं में कभी कोई सुपर वुमेन नहीं हुई? अगर दुनिया में कहीं कोई सुपर वुमेन हुई, दुनिया की आधी आबादी के पास में सुपर हीरो नहीं है. उनका एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है, लेकिन उनके पास में एक रियल लाइफ कैरेक्टर है, दिदा. क्यों? आप सोचिए, एक राज परिवार में एक राजकुमारी का जन्म होता है, और जन्म होते ही उसके माँ बाप उसका त्याग छोड़ देते हैं. उस बच्ची को एक नौकरानी पाल पोस के बड़ा करती है. एक नौकरानी वो क्यों छोड़ देते? क्योंकि उसमें कुछ फिजिकल रीजन था उसका. जी. तो आप सोचिए कि एक राजकुमारी को उसी के माँ बाप ने त्याग दिया, और एक नौकरानी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया. बच्चे की और वो लड़की ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि शी वाज बार्ड फ्रॉम एनी रॉयल प्रिविलेजेस, राइट. उसने अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखी और दुनिया के करीब करीब सबसे बड़े राजघराने की स्थापना की, जो सेंट्रल एशिया का बिगेस्ट किंगडम, राइट फ्रॉम ईरान, इराक टू गुजरात, ये दुनिया का सबसे बड़ा राजघराना था, जिसकी नींव एक लड़की ने रखी. अब सवाल वो कि अगर उसके ललाट पे इतना गौरव था तो उसके माँ बाप ने उसको त्यागा क्यों, जो आपका सवाल था. क्योंकि वो लड़की अपाहिज पैदा हुई. Now think for a while, is there a greater example in the whole world? सारी दुनिया को आप एक तरफ कर दो, एक बच्ची जो लंगड़ी पैदा होती है, उसके माँ बाप उसको त्याग देते हैं, वो अपने दम पे अपनी हैसियत, अपनी जगह बनाती है, पहुंच जाती है. और दिदा के बारे में ऐसा कहा जाता था कि जो हमने बाद में इंदिरा गांधी के साथ में उसको एसोसिएट किया. दे वुड से दैट देयर इज ओनली वन मैन इन इंदिरा गांधीज कैबिनेट एंड दैट इज इंदिरा गांधी. ये मिसाल दिदा के बारे में दी जाती थी कि दिदा के दरबार में, राज्य में अगर कोई पुरुष है तो वो दिदा है. अब आप सोचिए कि एक लंगड़ी लड़की का इतना वर्चस्व था कि, और देखिए 10वीं शताब्दी कोई ऑर्डिनरी शताब्दी नहीं थी हिस्ट्री के हिसाब से. अगर आप देखें तो West was fighting greatest wars. So there was Islamic kingdoms on one side, there were Europeans on the other side. The war for Jerusalem was happening. This greatest times, there was war everywhere. People were fighting, people were dying. It was not a space for ordinary men. तो 10वीं शताब्दी बड़ी खूनी शताब्दी रही. उस शताब्दी में एक लंगड़ी महिला ने, एक अपाहिज महिला ने उठ के अपनी जगह बनाई. दुनिया में इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं है.
हमने हिस्ट्री बुक्स में एक आदमी का नाम सुना, महमूद उन्होंने सती होने से भी मना कर दिया, वो सिस्टम भी खत्म कर दिया। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। कितनी चीजें उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। दिदा की जो कहानी है ना, वो अपने आप में एक ग्रंथ है। और देखिए नॉलेज कितना, अपने बेटे को खड़ा कर दिया, 13 साल के बेटे को। सोचिए कि एक अगर हमारे कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो, सपोज हमारी टांगों में फिजिकल डिसेबिलिटी हो, हम हाथों का इस्तेमाल करेंगे, करेक्ट, चेस खेलेंगे, बैडमिंटन खेल लेंगे शायद। लेकिन दिदा का दिमाग देखिए, दिदा का शौक था दौड़ना। दुनिया की पहली रिकॉर्डेड पैरा एथलीट was a girl from Kashmir. She's technically at that point of time not from Kashmir, but married into the kingdom of Kashmir. She came from Lohar, which is today's entire Pakistan. अनडिवाइडेड पाकिस्तान का जो हिस्सा था, पाकिस्तान, पुंछ, रजौरी, हरियाणा और पंजाब। अब सोचिए, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस किंगडम्स इन द वर्ल्ड एट दैट पॉइंट। ट्रेड का भी रूट था सबसे बड़ा। दुनिया की पहली रिकॉर्डेड पैरा एथलीट वाज दिदा। हमने अनफॉर्चुनेटली वी सेलिब्रेट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, वी सेलिब्रेट उनके साथ में मिसहैप्स होते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं। सती इज एन आइडियल एग्जांपल। वॉर में उन्होंने कितनी कम सेना में कहां उन्होंने उस पे भी रणनीति खेली क्या। अब आप सोचिए कि एक महिला को सती होने के लिए मजबूर किया गया, और यही वो देश है जो महिलाओं की सती होने पे हमने सेलिब्रेटरी फिल्म्स बनाई हैं। वी सेलिब्रेट। दिदा वो महिला थी जिसने सती प्रथा का इस्तेमाल अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए किया। उसने हार नहीं मानी। अब सोचिए, मेरी ग्रैंडमदर हमेशा कहती थी, दिमाग सबके पास होता है, पर दिमाग वो होता है जो वक्त पे काम है, इस्तेमाल करे, सही इस्तेमाल। और अगर हमारे पास कहीं वो एग्जाम्पल है तो हमारी महिलाओं में दिदा में ने वो एग्जाम्पल उसको सार्थक किया कि उसने उसी प्रथा का इस्तेमाल अपने दुश्मनों को खत्म करने। उसने कहा, अगर मरना ही है तो मेरे दुश्मन मरेंगे ना, जो मेरे तख्त के, मेरे राज के दुश्मन है, उनको मरना चाहिए, मैं क्यों मरूं। और अपने 13 साल के बेटे को ही राजा बना दिया। उस समय 8 साल का ही था, 8 साल का केवल 8 साल का था अभिमन्यु वो। अब देखिए, फिर उसके बाद में जो जितना कश्मीर का रीओरिएंटेशन हुआ, कश्मीर एट दैट इन द 10th century was 45 years बहुत होते हैं। At that time, Kashmir was on the brink of bankruptcy and disintegration. She bought it back from brink of bankruptcy and disintegration and created. वही मैंने कहा ना, उनके नाम के सिक्के। जी। सिक्के से भी ज्यादा जो सिक्के की एक मतलब अपनी पहचान देखो कहाँ तक। सिक्के की दिदा का जो सिक्का है, उसकी अपनी एक कहानी है जो दुनिया में अनपैरेलल्ड है। आप जानती हैं, 1958 से पहले जब दिदा विडो हुई, उसके पति का देहांत हुआ, उस समय दिदा, कभी उस समय के इतिहास में महिलाओं की कोई जगह नहीं थी। दिदा ने जिस तरीके में राज को चलाना स्टार्ट किया, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता था। फाल्गुन जो उस समय का प्रधानमंत्री था, जो इतिहास का सबसे खूंखार प्रधानमंत्री रहा कश्मीर के इतिहास का, उसने बगावत की दिदा के खिलाफ। लेकिन उसके पति ने लास्ट में उसको सपोर्ट किया और उसने कहा कि मैं कभी भी अच्छा राजा नहीं था, ये मेरी तकदीर है कि मैं गद्दी पे हूं। अगर राज करने का हक किसी को है तो वो दिदा को है। और अब ये देखिए, द ग्रेटनेस ऑफ राजा शेमगुप्त जो दिदा के हस्बैंड थे, उन्होंने 2 बातें कही। एक, जिससे दर्शाता है कि उस समय का गौरवशाली इतिहास कितनी सीख देके गया हमें, जो हम भूल गए। उसने कहा, मैं राजा शेमगुप्त आज ये घोषणा करता हूं कि मुझे अपनी बीवी के नाम से जाना जाए। हाँ जी, ये तो राजा शेमगुप्त को कहा जाता था दिदक शेमगुप्त। उसने कहा कि मैं गर्व है मुझे अपनी बीवी पे कि जिसने वो किया जो मुझे करना चाहिए था, आज तक कोई नहीं, आज तक किसी ने नहीं किया। अच्छा, फिर उसी मेमोरी को सेलिब्रेट करने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए सिक्का एस्टैब्लिश किया गया, और ये उस सिक्के की कहानी है। और ये देखिए, दिस शुड हैव बीन द सिंबल ऑफ द ग्रेटेस्ट आइकॉनिक मोमेंट इन द वर्ल्ड एंड विमेन्स लिबरेशन, विमेन्स एम्पावरमेंट। कहाँ है वो? सिर्फ आपको मेरी किताब के कवर पे मिलेगा। तो वो सिक्का जो है, सो ऐसी दिदा के लाइफ के साथ में ऐसी कई सारी कहानियां हैं कि जहां उसने कॉम्बैट, उसने उस फौज का निर्माण किया। देखिए, कश्मीर अल्टीमेटली एक वैली की तरफ जब आता था तो उसमें कई सारे माउंटेन पासेस हैं। सबसे पहले दिदा ने इस चीज को, वो है वैली है जी, दिदा ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि अगर कभी कोई दुश्मन आएगा तो वो इन्हीं दर्रों से, रास्तों से ही आएगा। और कश्मीर की हिफाजत का मतलब है हिंदुस्तान की हिफाजत।
ये देखिए, अगर आप इफ यू टेक अ फ्यू स्टेप्स बैक एंड यू रियलाइज दैट 52 years दैट दिदा रूल्ड, 52 साल का वो इतिहास जो था, आप समझती हैं, अगर आप उसको मैप करेंगे, 52 साल का वही इतिहास है जहां भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, और उन 52 सालों में कभी कोई आक्रांता कश्मीर की टेरिटरी और हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाया, क्योंकि एक महिला का राज था। उस लोगों ने उस दौर को याद रखा, पर जिस महिला ने अपना पूरा जीवन उस त्याग तपस्या में गवा दिया, उस महिला को लोग भूल गए। आज अखंड भारत की अगर वाकई में किसी ने नींव रखी तो उस महिला ने रखी जिसका नाम दिद्दा था, जिसको हम भूल गए। उसी दर्रे से महमूद गजनी, और आप देखिए जो काउंटर इंटेलिजेंस की बातें हैं, दिद्दा के दरबार में ये डिस्कशंस होती थी कि गजनी में और वहां पे क्या हालात हैं, पॉलिटिकल हालात हैं। ये दिद्दा का असेसमेंट था कि ये आदमी, ये दो राजकुमार हैं, छोटा राजकुमार ज्यादा काबिल है लेकिन उसको राज नहीं मिलेगा। इवेंचुअली उसको अगर राज चाहिए, उसको पैसा चाहिए, फौज चाहिए, वो हिंदुस्तान आएगा और वहां रोकने वाला कोई नहीं। और एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो इतिहास से मिटा दी गई, जो काबुल की लड़ाई है, ये इतिहास में आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये इतनी खूंखार लड़ाई थी कि जहां करीब 47,000 खूंखार लुटेरे, उनकी फौज, जिसने हिंदुस्तान पे हमला किया। ये चौथा दिन था जब राजा भीमशाह जो थे, जो हिंदू शाही राजा, उस सेंट्रल एशिया के सबसे बड़े ईरान इराक पे राज उनका हुआ करता था, तो उनका देहांत हुआ था। एंड ही वॉज द ग्रैंड फादर ऑफ दिदा। तो दिदा वहां पे थी, और ये सही मौका था उस समय। महमूद अब गजनी की जो अंकल थे, उनको लगा कि ये सही मौका है, क्योंकि राजा भीमशाह भी नहीं है, मैं हिंदुस्तान पे कब्जा कर सकता हूं। 1000 साल, अब हमने देखा कि 200 साल की गुलामी में हमारी क्या हालत हो गई। अब आप सोचिए, अगर ये 1000 साल पहले हुआ होता तो आज हमारा वजूद ही मिट गया होता। तो उस समय दिदा के पास केवल 500 सैनिक थे। जी, 500 दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार लड़ाई अगर कहीं हुई है, वो काबुल में हुई, जिसको सिर्फ मैं रिक्रिएट कर पाया और उसको हमने उसमें इंक्रीज किया कि कैसे 500 लोगों ने 47,000 लोगों के खिलाफ लड़ाई की। तो मैं 10 मिनट में ही, अभी आप देखिए, हम 72-76 सालों से हम न्यूक्लियर पावर भी हैं, हमारे पास पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, हम कितने एक वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में हैं, और हमेशा हम दबते आ रहे थे। आज हमारे पास शायद सब कुछ है, फिर भी हमारे दुश्मन बहुत हैं। उस समय की वो लड़ाई की मैं आपको एग्जाम्पल अगर दूं, तो वो लड़ाई दिदा जीत गई। ठीक है, आज हम 72 सालों से लड़ाइयां लड़ रहे हैं। उस समय दिदा को कितना टाइम लगा होगा वो लड़ाई जीतने के लिए, सिर्फ 500 लोगों के साथ में। ये मेरा सवाल हमेशा सबसे रहा, आपसे भी है, आप गेस करिए कितना टाइम लगा होगा। 500 people, 1 woman versus nearly 50,000 people trained to kill, कितना टाइम लगा होगा? आप गेस करिए, मैं कुछ गेस नहीं कर सकती। एक गेस करिए, कितने महीने, कितने साल? 3 महीने लगभग। 44 मिनट्स। दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाई जो सिर्फ एक महिला और 50,000 लोगों के बीच में थी, वो 44 मिनट में, 44 मिनट्स में खत्म हो गई। 1 घंटा भी नहीं। और जब उसको पकड़ा गया राजा भाग गया, उनके सिपा सालार को जब पकड़ा गया, एक ने फिर 1,000 को मारा है। वो सिपा सालार को जब पकड़ा गया, उसने कहा, माँ मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा। उस समय के जो मिलिट्री कमांडर्स थे, उन्होंने सबने कहा कि नहीं, माफी मांग रहा है, अहिंसा परमो धर्मा हमारा रहा, इसको छोड़ दो। उसने कहा नहीं, गलत बात है, अहिंसा परमो धर्मा आदि बात है, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा करना पड़े तो वो करना चाहिए। तो ये देखिए, ये कितना बड़ा लेसन था। उसने कहा मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। एंड शी हैड हिम स्टैम्प्ड अंडर द फीट ऑफ एन एलिफेंट। उसने जो उनका कमांडर इन चीफ था, उसको आपने हाथी के पांव तले कुचलवा दिया। वो एक इंसिडेंट 52 साल तक सेंट्रल एशिया में दोहराया गया कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के मत देखना, एक पागल औरत का राज है। उस औरत का नाम था दिदा, जिसके बलिदान की वजह से अखंड भारत की नींव पड़ी, और 52 सालों में किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं हुई कि हिंदुस्तान की तरफ देख पाए। कश्मीर को औरतों ने ही बचाया है, रानियों ने ही बचाया है। तो इन किताबों के जरिए हमें
डॉक्टर आशीष कौल से मालूम हुआ। आशीष कौल ने और भी किताबें लिखी हैं आपने? जी, करीब 8 हो गई हैं। और भी लिखी हैं, तो इन फ्यूचर क्या कहना चाहेंगे आप हमारे आजकल यंग जो राइटर्स लिखते हैं उस पे? आजकल डिजिटलाइज है। देखिए, मैं अपने आप को एक राइटर नहीं मानता ऑनेस्टली, और मेरी ऐसी ये तो रिसर्च है सारा। बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट रहा वो इसलिए रहा कि वी हैव हैड अ ग्लोरियस हिस्ट्री, लेकिन वो हिस्ट्री जिस तरीके में हमें पढ़ाई गई, लिखाई गई, वो टोटली गलत तरीका, हमारी ग्लोरी को डिमिनिश कर दिया गया। तो मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि मैं अपने जीवन काल में जितने फुटप्रिंट्स क्रिएट कर सकूं, मेरे से और ज्यादा काबिल लोग विद और अच्छे रिसोर्सेज आए और उन कहानियों को आगे लेके जाएं। मेरा प्रयास बस उतना ही है। तो मैं आधा कच्चा पक्का जैसा भी कोलेट कर पाता हूँ, लिख पाता हूँ, लोगों का प्यार मिला वो सराखों पे, पर मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि समटाइम्स द ग्रेटेस्ट बैटल इज कि आपके पास जीरो भी नहीं होता स्टार्ट करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ वो जीरो स्टार्ट कर रहा हूँ कि भाई कल को मेरे से और काबिल लोग आएंगे, वो एटलीस्ट उनको पता होगा कि यहाँ से आगे यहाँ तो है, बिल्कुल कुछ तो है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। थैंक यू वेरी मच।